अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी तक अगर आपने ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नया लेक्चर आपको तक जल्द पहुंच सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.3 का। फाइंड इक्वेशन टू द प्लेन थ्रू द पॉइंट्स 4 -5 3 2 3 1 एंड पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कहता है कि आपने इक्वेशंस फाइंड करनी है। इक्वेशंस ज़्यादा इक्वेशंस फाइंड करनी है जो इन दो पॉइंट्स में से गुजर रही हैं और साथ उसने कहा है कि वो पैरेलल है कोऑर्डिनेट एक्सिस के। अब इसका क्या मतलब है? कहता है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक वाई एक्सिस के पैरेलल है और एक जेड एक्सिस के पैरेलल है। अब वो जो प्लेन्स हैं उनकी इक्वेशन फाइंड करनी है और साथ ये भी कहा गया कि वो इन दो पॉइंट्स में से गुजर रही हैं। ये हमने एक्सिस बना लिए हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस और ये हमारा जी एक्स। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन कहता है कि आपके पास एक प्लेन है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, जैसे ये एक प्लेन जो है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है और एक प्लेन जो है वो जेड एक्सिस के पैरेलल है। तो आपने क्या काम करना है? आपने इन तीनों की क्या करनी है? इक्वेशंस फाइंड करनी है। तो इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमने क्या काम करना है? सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं रिक्वायर्ड इक्वेशन, प्लेन की जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होती है वो हम लेट कर लेते हैं। सोल्यूशन में लिखते हैं जी, ये हमने प्लेन की इक्वेशन लिख ली है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जी इज इक्वल टू डी। अब कह रहा है कि ये दो पॉइंट्स में से गुजर रहा है, तो वो पॉइंट्स जिनमें से गुजर रहा है वो भी लिख देते हैं जी। इट पासिस थ्रू, अब एक पॉइंट हमारे पास, उसको ए का नाम दे लेते हैं जी, वो पॉइंट हमारे पास है 4 -5 3 और दूसरा पॉइंट उसको बी कह लेते हैं, वो पॉइंट है 2 3 1। अब इसको हम नाम दे लेते हैं जी ए का। अब कहता है कि अगर ये पॉइंट इसमें से पॉइंट्स में पास कर रही है इक्वेशन प्लेन की, तो ये जो पॉइंट है ये इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो अगर ये दोनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई करते हैं तो 1 बाई 1 इसमें पुट करते हैं तो हमारी इक्वेशन ए बन जाएगी। लिखेंगे द पॉइंट्स सेटिस्फाइंग द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब हमने क्या काम करना है? एक्स की जगह पे 4, वाई की जगह पे -5, जी की जगह पे 3 पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। ये हमारी इक्वेशन ए बन जाएगी। अगर ये ए पॉइंट को में से पास हो तो ये आपके पास आ जाएगी 4a - 5b प्लस 3g इज इक्वल टू डी। इसको नाम दे लें सेकंड का। अगर सेकंड पॉइंट इसमें से पास करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा? अब ये हमारे पास x है, ये y है, ये z है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2a प्लस 3b प्लस z इज इक्वल टू डी। असल में हमने काम ये करना है, हम ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये काम करना है कि एक्स एक्सिस के लिए भी फाइंड करनी है, वाई एक्सिस के लिए भी फाइंड करनी है, जी एक्सिस के लिए फाइंड करनी है। सबसे पहले हम एक्स एक्सिस के लिए फाइंड करते हैं। तो ये हमारे 3 केस बनेगा यहाँ पे, एक्स एक्सिस के लिए अलग बनेगा, वाई एक्सिस के लिए अलग बनेगा और जी एक्सिस के लिए अलग बनेगा। तो पहले हम क्या काम कर लेते हैं, इसको केस 1 का नाम दे लें, साथ इसको शुरू में केस 1 का नाम दे लें जी, ताकि ये सेपरेट रहे। अब हम एक्स एक्सिस के लिए सॉल्व कर रहे हैं, यानी फॉर एग्जांपल हमारा जो प्लेन है वो यहाँ पे मौजूद है। तो क्या काम करना है? अब हमने ये काम करना है कि ये ए बी सी की जो वैल्यू है ये इस इक्वेशन में पुट करनी है तो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन बन जाएगी। तो अब ए बी सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने क्या काम करना है? इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस माइनस, ये हमारे पास बन जाएगा माइनस 2a माइनस 8b, ये हमारे पास आ जाएगा प्लस 2c इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 4 का नाम दे लें। अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है 4। अब एक और चीज़ यहाँ पे देखें कि ये जो हमारे पास प्लेन है ये पैरेलल है इस एक्स एक्सिस के। अब हमें पता है कि प्लेन के ऊपर एक नॉर्मल जो होता है
ये अगर नॉर्मल हो इस प्लेन के ऊपर, ठीक है। अगर इसको ध्यान से देखें तो ये एक्स एक्सिस के क्या है, परपेंडिकुलर आ रहा है ना। तो नॉर्मल जो वेक्टर है इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ए बी सी, ठीक है। अब ये जो प्लेन है एक्स एक्सिस पे है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, आपको पता है एक्स एक्सिस पे फर्स्ट वैल्यू होती है, बाकी सेकंड और थर्ड यानी वाई और जी की उसमें क्या होती हैं, वो ज़ीरो होती हैं। तो यहाँ पे हमने रिलेशन यूज़ करना है कि अगर हमारे पास एक ये लाइन है और हमारे पास ये एक्स एक्सिस वाली लाइन है, अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, ये हमने पीछे पढ़ा था एक्सरसाइज 8.2 में कि दो लाइनें हमारे पास एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों तो उनके दरमियान रिलेशन क्या होता है, उनके दरमियान रिलेशन होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। तो ये देखिए कि नॉर्मल और ये जो एक्स एक्सिस है दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे हम परपेंडिकुलर की कंडीशन यूज़ करेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। A1 A2 A इंटू 1 प्लस B1 B2 C1 C2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे तो A हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अगर इसको कंप्लीट इसी तरह लिखें, ये वाली इक्वेशन को इसी तरह अगर लिखें तो हमारे पास आ जाएगा A प्लस 0B प्लस 0C इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 5 का नाम दे लें। तो ए बी सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने क्या काम करना है, हमने ये काम करना है इक्वेशन 4 और 5 को कंपेयर करेंगे, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मैंने क्वेश्चन में 4 और 5 को लगा सेपरेट कर लिया ताकि उसको सॉल्व करने में आसानी रहे। तो यहाँ से बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए हमारे पास आ जाएगा। अब ए के जो कोएफिशिएंट इनको छोड़ देंगे, बाकी जो आपके पास बच गए हैं उनका डिटर्मिनेंट नीचे लिख लेंगे। -8 0 2 0 इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा, इज इक्वल टू आएगा -b। अब बी वाले छोड़ देंगे तो बाकी आपके पास जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो आपके पास आ जाएगा 2 1 2 0 2 1 2 0। अब आगे सी के डिटर्मिनेंट जब लेंगे, सी की कोएफिशिएंट छोड़ देंगे, आपके पास आ जाएगा 2 1 -8 0। इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 0 हो जाएगा, a ओवर 0 माइनस बी आपके पास आ जाएगा 0 -2, सी आपके पास आ जाएगा 0 माइनस और -8 का जो माइनस +8 हो जाएगा। तो ये आपके पास ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी। अब ये ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू आपके पास 2 आ रही है, सी की वैल्यू आपके पास 8 आ रही है। यूजिंग इक्वेशन 1 जो हमने शुरू में इक्वेशन लेट की थी उसमें इसको पुट करेंगे यूजिंग इन इक्वेशन ए। तो वो क्या थी हमने लेट की हुई थी, वो हमने ये लेट की हुई थी ax प्लस बी वाई प्लस सी जी प्लस इज इक्वल टू डी। अब ये डी की वैल्यू भी निकालनी है तो पहले डी की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। चलिए इसको पहले पुट कर लेंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी जी इज इक्वल टू डी प्लस बी की वैल्यू क्या है 2y, जी की वैल्यू क्या है 8g इज इक्वल टू डी। इसको नाम दे लें आप 6 का। डी की वैल्यू मालूम करने के लिए हमने क्या काम करना है, डी की वैल्यू हम मालूम करेंगे कुछ इक्वेशन 2 और 3 में से किसी एक में पुट करके डी की वैल्यू हम मालूम कर लेंगे। तो इक्वेशन 2 में पुट करता हूँ मैं, पुटिंग इन इक्वेशन 2 वी गेट। तो जब इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूँगा वैल्यू तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 है, ए 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा। बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू हमने निकाली है 4 0 प्लस -5b। बी की वैल्यू क्या आई है 2 आई है तो ये क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा। प्लस सी की वैल्यू क्या हमने निकाल ली है 8 निकाल ली है तो यहाँ पे 3c है तो ये आपके पास आ जाएगा 3 × 8 इज इक्वल टू डी। 0 हो जाएगा, -10 हो जाएगा, 24 हो जाएगा डी। तो यहाँ पे आपके पास डी की वैल्यू क्या आ जाएगी
4 हो जाएगी। अब डी की वैल्यू दोबारा इक्वेशन 6 में पुट करें तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी 0.x प्लस 2y प्लस 8z इज इक्वल टू 14। मजीद सिम्प्लीफाई कर लें तो आपके पास आ जाएगा 2y प्लस 8z माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन है उस प्लेन की जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो ये हमारा केस 1 था। अब सेकंड केस में आपने क्या काम करना है, ये वाला हमारे पास प्लेन है जो वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो इसके ऊपर भी नॉर्मल ड्रा करेंगे, इसकी भी कोऑर्डिनेट्स ए बी सी होंगे, ठीक है। तो ये भी परपेंडिकुलर होगा वाई एक्सिस के, इन दोनों के दरमियान आप परपेंडिकुलरिटी मालूम करेंगे, लेकिन कोऑर्डिनेट्स के यहाँ पे आएंगे 0 1 0। तो तीसरे के लिए आपने कोऑर्डिनेट्स का लिखने हैं 0 0 1। यानी जितना भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया सारा क्वेश्चन इसी तरह करना है, लेकिन फ़र्क क्या, फ़र्क आपके पास ये है जब आपने यहाँ पे इक्वेशन परपेंडिकुलरिटी यूज़ करनी है तो ये जो कोऑर्डिनेट्स हमने लिए हैं 1 0 0, जब हम वाई एक्सिस के लिए करेंगे तो हमने ये जो इक्वेशन परपेंडिकुलरिटी इन दोनों के दरमियान यूज़ करनी है ना, इसकी जगह पे हमने फिर ये वाले 0 1 0 ये वाले कोऑर्डिनेट्स यूज़ करेंगे। यानी बाकी सारा काम बिल्कुल इसी तरह करना, चेंजिंग यहाँ पे होनी है बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। a इंटू 1 लिखा हमने क्योंकि ये हमारे पास 1 था, तो यहाँ पे ये जो नॉर्मल है ना a 0 हो जाएगा, प्लस b को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस c को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ से रिलेशन चेंज हो जाएगा। तो इसी तरह z एक्सिस के अलॉन्ग के पैरेलल होगा, तो उसके लिए हमने क्या काम करना है, उसके लिए भी हमने यही काम करना है, ये वाले कोऑर्डिनेट्स लेने हैं और इसके ऊपर जो नॉर्मल होगा उसके भी कोऑर्डिनेट्स ए बी सी की फॉर्म में होंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। इसका केस 1 मैंने सॉल्व कर दिया है, सेकंड और थर्ड केस जो है वो आपने इसको खुद सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने इससे पहले हमें क्वेश्चन किया था, सेम मेथड है। कहता फाइंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट 1 0 1 एंड 2 2 1 एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन x माइनस वाई माइनस जी प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सेम क्वेश्चन, सेम कंडीशन, सेम प्रोसीजर यूज़ होगा इस पर। तो वो एक परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन यूज़ करके इसको भी आपने सॉल्व कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की ट्राई करनी है आपने। अगर क्वेश्चन 7 में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है, कहता है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 3 4 -1 एंड 5 2 7। कहता है कि आपके पास 2 पॉइंट हैं, उन 2 पॉइंट से जो लाइन मिलकर बन रही है उस लाइन को एक प्लेन जो है वो 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। तो आपने वो जो प्लेन है उसकी आपने इक्वेशन फाइंड करनी है। स्टार्ट करते हैं इसको। ये हमारे पास एक लाइन है ए और बी से मिलकर बन रही है, तो इसके ऊपर एक कह लें आपके प्लेन है जो उसको 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। अब ये जो प्लेन है इसकी आपने इक्वेशन फाइंड करनी है। अब प्लेन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए आपके पास एक नॉर्मल वेक्टर होना चाहिए। नॉर्मल वेक्टर जो ये होगा और एक पॉइंट होना चाहिए इस प्लेन के ऊपर। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक पॉइंट है। अगर हमारे पास ये वाला पॉइंट आ जाए और ये नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज आ जाएँ तो हम क्या काम कर सकते हैं, हम इसको इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो अगर ए के हमारे पास कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में दिए गए हैं, वो दिए गए हैं जी 3 4 -1। बी के हमारे पास दिए गए हैं 5 2 7। अब देखिए इन दोनों का ये मिड पॉइंट बन रहा है। अगर इन दोनों का हम मिड पॉइंट निकाल लें, दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो ये चीज़ हमारी यहाँ से क्लियर हो जाएगी। अब नॉर्मल वेक्टर निकालने के लिए क्या काम करेंगे, अब देखें ये जो वेक्टर है और ये जो लाइन है, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। ए बी लाइन के जो डायरेक्शन रेशियो होंगे वही इस लाइन के होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो ए बी के डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए हम क्या काम करेंगे, ए बी हमारे पास आ जाएगा 5 -3 2 -4 7 -1 7 + 1 हो जाएगा। तो ए बी के हमारे पास आ जाएगी 5 -3 2 -2 8। यानी हमारे पास जो नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा वो उसके आ जाएंगे 2 -2 8, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। तो ये चीज़ें हमें लिख ली हैं। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं।
लेट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन की हमने इक्वेशन जो हमने शुरू में फाइंड की थी वो लिख ली है। अब हमारे पास ए बी सी होने चाहिए और x1 y1 z1 होना चाहिए। अब ए बी सी कौन सा होगा? ए बी सी वो होगा जो नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन रेशियोज होंगी, जो कि हमने वो निकालनी है, वो ये है। अब x1 y1 z1 क्यों होंगे? x1 y1 z1 वो पॉइंट होंगे जो प्लेन के ऊपर लाई कर रहे होंगे। यानी फॉर एग्जांपल ये हमारा पर पॉइंट है, तो ये पॉइंट हम मालूम करना है, किस हम मालूम करेंगे? ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट किस तरह आएगा? इस दोनों के कोऑर्डिनेट्स को प्लस करके 2 में डिवाइड करते जाएंगे, तो ये हमारे पास इसके मिड पॉइंट आ जाएंगे। ये मिड पॉइंट हमने निकाल लिए दोनों को, 3 + 5/2, 4 + 2/2, -1 + 7/2, उनको सॉल्व करके हमने ये मिड पॉइंट्स निकाल ली। अब ये हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास x1 होगा, ये y1 होगा और ये z1 होगा। अब ये जो इक्वेशन हमने निकाली है इसमें इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी प्लेन की। तो ये रिक्वायर्ड प्लेन इक्वेशन हमारे पास आ गई है। x - x1 की वैल्यू पुट की, a की वैल्यू पुट की, y1 की वैल्यू पुट की और साथ b की वैल्यू पुट की, और इसी तरह वैल्यू पुट करके हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, कहता है शो दैट द जॉइन ऑफ 2 पॉइंट्स इंटरसेक्ट द जॉइन ऑफ अदर 2 पॉइंट्स। यानी आपको 4 पॉइंट्स दिए गए हैं और कहा गया कि इन 4 पॉइंट से जो लाइंस बनती हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास 2 लाइंस हैं, ये मिलकर एक लाइन बना रहे हैं और ये 2 पॉइंट्स हैं, ये मिलकर एक लाइन बना रहे हैं। जब दोनों लाइन जो होंगी वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये चीज़ हमने चेक करनी है। अगर सबसे पहले देखेंगे, अगर क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन कह रहा है कि जो उसकी स्टेटमेंट है उसका मतलब ये कहता है कि आपके पास 4 पॉइंट्स हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास 4 पॉइंट्स हैं, कहता है इन पॉइंट्स से जो लाइन बन रही है, यानी इन 2 पॉइंट से ये लाइन बन रही है, इन 2 पॉइंट से ये फॉर एग्जांपल लाइन बन रही है। कहता है ये जो इन 4 पॉइंट से 2 लाइंस बन रही हैं ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, तो ये आपने चेक करना है। अब जब इंटरसेक्ट कर रही हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये किसी प्लेन में वाक़ हैं पॉइंट्स, तो ये चारों पॉइंट्स एक ही प्लेन में वाक़ हैं या नहीं, तो ये भी चेक करना है। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या वाकई चारों पॉइंट्स इस प्लेन में वाक़ हैं, यानी क्या वो वाकई कोप्लेनर हैं। तो उसके बाद अगर वो कोप्लेनर हैं तो उसके बाद चेक करेंगे क्या वो इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि ये जो 4 पॉइंट्स हैं इनको फाइंड करते हैं कि वाकई ये कोप्लेनर है या नहीं। तो उसके लिए क्या काम करते हैं? उसके लिए हम ये काम करते हैं कि कोई 3 पॉइंट ले लेते हैं, 3 पॉइंट्स को लेकर सॉल्व करते हैं, तो उनसे हम एक इक्वेशन फाइंड करेंगे, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था इस एक्सरसाइज का। फिर जब वो 3 पॉइंट्स की इक्वेशन आ जाएगी, चौथा पॉइंट भी उसमें पुट करेंगे। अगर वो इन तीनों पॉइंट्स से जो इक्वेशन बनी है अगर उसको सेटिस्फाई कर रहा है चौथा पॉइंट, तो ये चारों पॉइंट्स क्यों होंगे? कोप्लेनर होंगे। फिर उसके बाद हम मज़ीद उसको सॉल्व करेंगे। तो इसका सोल्यूशन देख लें जी। तो इसके सोल्यूशन में लिखेंगे सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू शो दैट द गिवन पॉइंट्स आर कोप्लेनर, यानी कि सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये वाकई कोप्लेनर है। फिर वी कंसीडर एन इक्वेशन प्लेन थ्रू 3 पॉइंट्स 1, 2 and 3, देन वी विल पुट द 4th इन दी ऑब्टेन्ड इक्वेशन। वही बात जो अभी मैंने डिस्कस की है, कहता है कि आपने पहले क्या काम करना है, इन 3 पॉइंट्स को, कोई से 3 पॉइंट ले लें, उनको जो गिवन पॉइंट्स हैं उनमें से 3 ले लें, उन 3 को यूज़ करके आप इक्वेशन निकाल लें प्लेन की, ठीक है। अगर चौथा पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो इसका मतलब ये है कि ये चारों के चारों पॉइंट उसी प्लेन में वाक़ हैं। तो ये जो चीज़ अभी हमने चेक की है तो ये वाली फिर उसमें क्या हो जाएगी, फिर सेटिस्फाई हो जाएगी। तो फिर सबसे पहले इन 3 पॉइंट्स को यूज़ करके हम इनकी इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ 3 पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे जी x y z 1, इसका हमारा पहला पॉइंट 0 -1 0 2 4 -1 1 1 1। तो ये चौथा पॉइंट क्या होगा, ये सबका कांस्टेंट होता है d जो हम लेते हैं, तो उसकी जगह पे हम 1 लिख लेंगे, तो ये इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इसको जब हम इवेलुएट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x इंटू आपके पास आ जाएगा -1 0 1 4 -1 1 1 1 1 माइनस y, आगे आपके पास आ जाएगा 0 0 1 2 -1 1 1 1 1 प्लस z आपके पास आ जाएगा, जी जब आप लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0 -1 1 2 4 1 1 1 1 प्लस जी आ गया आपके पास।
आगे आपके पास ये 1 वाला आएगा -1, इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ जी। ये आप छोड़ देंगे, आपके पास है 0 -1 0 2 4 -1 1 1 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इसका डिटर्मिनेंट ओपन किया तो इसको ये चीज़ आ जाएगी। इसको अब मज़ीद सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। तो ये चीज़ है, जब हमने इसको सॉल्व किया, डिटर्मिनल लेके ओपन किया, इसका रिज़ल्ट तो ये हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। जब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -1 -1 -2 को जब 1 से मल्टीप्लाई -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास रिज़ल्ट बन जाएगा आपके पास 2 और ये 5 ऐड हो गए 7 बन जाएगा। तो 7x बन जाएगा, यहाँ पे 7x आ जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा -3y। ये आपके पास 1 - 2 -g आ जाएगा, -3 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास वो इक्वेशन होगी जो 3 पॉइंट्स की जो प्लेन में लाई कर रहे हैं। अब हम चौथा पॉइंट जो होगा वो इसमें पुट करेंगे। अगर चौथा पॉइंट इसको लेफ़्ट साइड को राइट साइड के इक्वल आंसर ले आता है तो हम कहेंगे कि चारों पॉइंट्स क्या हैं वो कोप्लेनर है। तो लिखेंगे नाउ वी पुट, चौथा पॉइंट क्या था हमारे पास, चौथा पॉइंट था हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया जी, चौथा पॉइंट था 339 यानी x 3 है, y भी 3 है और z 9 है। तो ये आप इसकी क्या पुट करें जी, 3 9 3 इज इक्वल टू 0। 21 - 9 - 9 - 3 इज इक्वल टू 0। 18 21 - 21 इज इक्वल टू 0 0 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आ जाएगा। लिखेंगे हेंस condition satisfied, so all the points are coplanar। ये चीज़ हमारी साबित होगी कि वाकई ये चारों पॉइंट्स क्या ये कोप्लेनर हैं। अब हमने क्या काम करना है, अब चेक करना है कि क्या इनसे जो लाइन बन रही है वो बाइसेक्ट कर रही है या नहीं कर रही। अब इंटरसेक्शन के लिए हमने क्या काम करना है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दो लाइंस हैं, एक लाइन है ये बी, एक लाइन है CND, ये 4 पॉइंट्स हैं, इसकी ये 2 लाइन बन रही हैं। हमने चेक करना है कि क्या ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब एक बात ध्यान में रखेंगे, ये अगर दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगी तो ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है। अगर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगी तो फिर इंटरसेक्ट करेंगी। ये बात ध्यान में रखें, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगी तो वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अगर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगी तो उस वक्त इंटरसेक्ट करेंगी। अब किसी भी पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करेंगी। तो हम ये चेक करते हैं, इनके डायरेक्शन रेशो निकालते हैं इस AB पॉइंट से और CD पॉइंट से। अगर इसकी डायरेक्शन रेशो और इसकी डायरेक्शन रेशो अगर दोनों की सेम आ गई तो कहेंगे कि दोनों लाइंस पैरेलल हैं। अगर दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही। अगर दोनों की डायरेक्शन रेशो सेम नहीं आएगी तो हम कहेंगे कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। अगर पैरेलल नहीं है तो किसी ना किसी पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो हमने क्या काम करना है, AB 2 पॉइंट्स हैं, इनकी डायरेक्शन रेशो निकालें जी। तो हमारे पास आ जाएगा डायरेक्शन रेशो ऑफ AB। तो AB की डायरेक्शन रेशो क्या है, AB पॉइंट लिख लें यहाँ पे। तो ये पॉइंट मैंने लिख लिए इनके। अब AB, ये जो 2 पॉइंट हैं इनकी डायरेक्शन रेशो निकालेंगे। 2 - 0 2 4 माइनस इंटू -1 5 हो जाएगा। -1 - 0 तो -1। तो ये एक लाइन की डायरेक्शन रेशो आ गया। अब दूसरी लाइन की डायरेक्शन रेशो निकाल लेंगे CD। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 - 1 2 3 - 1 2। ये आपके पास है 9 9 - 1 8। सिंस बोथ आर नॉट सेम इट मीन्स 2 लाइन्स आर नॉट पैरेलल, वो पैरेलल नहीं है। तो फिर क्या करेंगी, दे इंटरसेक्ट। तो फिर क्या करेंगे, वो इंटरसेक्ट करेंगी। तो ये चीज़ हमने चेक करनी थी कि अगर वो पैरेलल नहीं है तो फिर क्या करेंगी, वो इंटरसेक्ट करेंगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया।